हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जिस्ट ऑफ इट में। आज आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसे प्रेजेंट करेंगे मैं विकास जोशी और मेरे दोस्त सुशांत डबराल। हमारे इंट्रोडक्शन आप हमारी स्लाइड्स में पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे पॉइंट पे चलते हैं। ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस है जो हमने बनाया है। इसमें हम आपको बताएंगे कि पहले क्या सिस्टम था और अब क्या सिस्टम है। तो पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो 10+2 ईयर्स का था, यानी कि 12 साल की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए जो फॉर्मल एजुकेशन में काउंट होगी। अब का जो हमारा सिस्टम है वो 5+3+3+4 ईयर्स यानी 15 ईयर्स का है। तो ये बढ़ा कैसे? ये बढ़ा ऐसे है कि पहले जो आप नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी या प्री स्कूल कुछ करते थे वो आपका फॉर्मल एजुकेशन में काउंट नहीं होता था। तो अब से वो भी फॉर्मल एजुकेशन में काउंट होगा, जिसकी वजह से 3 साल आपके बढ़ गए हैं। आगे चलते हैं। क्लास 1 to 2 ईयर्स के लिए और एलकेजी करने के लिए आपके पास 5 साल हैं। यही आपका पहला 5 है। इसके बाद क्लास 3 to 5 जो है उसमें चेंजेस आया है कि उसमें आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ाई कराई जाएगी। तो यूरोपियन स्टैंडर्ड से क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि आपको आपकी मदर टंग में पढ़ाई कराई जाएगी। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप मदर टंग में ही पढ़ें। मदर टंग जैसे आप अगर बंगाली हैं, पहाड़ी हैं, गुजराती हैं, मराठी या तमिल या तेलुगु हैं, तो आपको उसी लैंग्वेज में पढ़ाई कराई जाएगी अगर आप इंग्लिश नहीं करना चाहते तो। उसके बाद क्लास 6 to 8 में क्या होगा कि आपको कोडिंग सिखाई जाएगी, जो कि ये सिस्टम अभी चाइना में चल रहा है। इसके बाद क्लास 9 to 12 में आपको फ्लेक्सिबल लर्निंग का ऑप्शन है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होगा कि जैसे अभी का जो सिस्टम है वो 10th के बाद आपको एक ऑप्शन देता है कि साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स या जो भी और ऑप्शंस हैं वो आप ले लो, उसके अंदर आपको फिक्स सब्जेक्ट मिलेंगे। तो अब जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें क्या है कि आपको साइंस के कुछ सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, जैसे कि आपने फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, कॉमर्स के आपने अकाउंट्स ले लिया, बिजनेस ले लिया, आर्ट्स में आपने इकोनॉमिक्स उठा लिया, ज्योग्राफी उठा लिया, हिस्ट्री उठा लिया। ऐसे करके आप एक अपने ही सब्जेक्ट्स बना सकते हैं और आप वही पढ़ सकते हैं और उसी का एग्ज़ाम देंगे। हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो जो पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो बनी थी 1968 में, तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा नेहरू गांधी जी के अंडर। और अब फिर उसके बाद जो सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1986 में, तब थे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी। तब से 34 साल लग चुके हैं नई एजुकेशन पॉलिसी को आने में, जो आई है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। तो आप समझ सकते हैं कि हम 34 साल तक एक ऑब्सोलीट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ चल रहे थे। और आप हम एक जो बहुत ही ऑब्सोलीट हो चुका था फ्रेमवर्क उसको फॉलो कर रहे थे। तो ये चेंज नेसेसरी था, नेसेसिटी थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्द से जल्द हम इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और जैसे सरकार कर रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्दी ये इम्प्लीमेंट होंगे। तो जो बीजेपी ने अपने 2014 के मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे। तो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कमेटी सेटअप की गई थी। तब के उसको उसके चेयरपर्सन थे TSR सुब्रमण्यम, और तब की HRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी। तो इन्होंने अपनी एक ड्राफ्ट सबमिट किया गया, जिनमें इन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले गए। पहला था कि भैया आपको ये जो गैप है इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी मेकिंग का, जो मैंने अभी आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक पॉलिसी बन जाती है पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है, तो वो गैप क्लोज करेंगे और एक बेस बनाएंगे बच्चों के लिए कि वो फ्यूचर में इसको अच्छे से यूज़ कर सके। आपको 5th क्लास से कोडिंग सिखाएंगे, ताकि आप 11th या 12th तक जाके आपका एक अच्छा बेस हो सके कोडिंग में, और अगर आपके आपके पास फ्यूचर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। फिर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इतने सालों में, 34 सालों में सिर्फ एक ही अच्छी चीज़ हुई है एजुकेशन से रिलेटेड, वो ये है कि आर्टिकल 21A का आना। आर्टिकल 21A आया था 86th अमेंडमेंट से 2006 में, जो ये बोलता था कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना कंपलसरी है, और ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो एजुकेशन देगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी, और ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो आप डिमांड कर सकते हैं सरकार से कि आपको ये राइट दिया जाए। फिर एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कमेटी थी,
इनके ड्राफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया और एक नई कमेटी बनी अंडर डॉक्टर के कस्तूरी रंगन और इनके साथ 9 मेंबर और थे। इन्होंने अपना फाइनल ड्राफ्ट सबमिट किया 2019 में और उसी के बेस पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। तो ये कुछ ऐसे हैं कि आपको पता ही हो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो पहले HRD थी, राइट। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD थी ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुआ करती थी और 1985 में राजीव गांधी जी ने इसे चेंज कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से टू HRD। फिर एक थोड़ा सैड न्यूज़ है मेरे हिसाब से, पर इसे आप कहेंगे नेसेसरी। तो एमफिल डिसकंटिन्यू हो गया। जो एमफिल के स्टूडेंट्स रहे होंगे, वैसे ये बहुत एब्सोल्यूट कोर्स हो चुका था तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं थे, पर ये रिमूव हो चुका है। फिर एक संस्कृत जो लैंग्वेज है हमारी, जो मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है, हमारे इंडियन होने को बताती है, तो वो एक ऑप्शनल लैंग्वेज मिलेगी हमें 12th तक। पहले 8 तक मिलती थी, मैं सोचता हूँ काफ़ी स्कूलों में, तो अब वो 12th तक रहेगी। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप 12th तक पढ़ सकते हैं संस्कृत को एज अ ऑप्शनल लैंग्वेज अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा एक सबैटिकल लीव का ऑप्शन है। सबैटिकल लीव होती है कि आप पढ़ाई से निकल सकें और अपना कुछ भी काम कर सकें। जैसे आप मान लीजिए कि आप एक क्रिकेट प्लेयर हैं, और जैसे मैं भी क्रिकेट खेलता था तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है। तो आप एक क्रिकेट प्लेयर हैं, आपके अंडर 19 सिलेक्शन चल रहे हैं, आपका 12th का एग्ज़ाम है, आप 12th क्लास में हैं, तो आप 11th के बाद 12th में गैप ले सकते हैं और अपने अंडर 19 के ट्रायल्स में जा सकते हैं, और जब आप वापस आएंगे तो आप वापस से 12th में ज्वाइन करेंगे। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देती है, तो ये बहुत इसेंशियल पॉइंट है आपके लिए। फिर एक जो रिसर्चर्स हैं, जो भी रिसर्चर्स हैं, उनको ये बहुत ही रिलीफ की बात है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेटअप की जाएगी जो रिसर्चर्स को एड करेगी। अभी तक रिसर्चर्स को एड करने के लिए बहुत, मैं कहूँगा कोई एड करने के लिए कोई एजेंसी नहीं थी जो उनको अच्छे से एड कर पाती थी। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेटअप होने वाली है 2021 तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द ये कोरोना काल में भी ये इम्प्लीमेंटेशन रुकेगा नहीं और बहुत ही जल्द आपको एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन मिलेगी। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़े ध्यान से समझें। तो अभी तक जो हमारी सरकार जीडीपी पे खर्च करती थी वो था, जीडीपी जो एजुकेशन पे खर्च करती थी वो था 1.6%, बहुत ही नॉमिनल है। आप मानेंगे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ही इतना करती हैं, बाकी कोई नहीं करती। जो भी अच्छी कंट्रीज़ हैं वो सब चाहती हैं कि उनकी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जीडीपी की हो एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ेगा तभी वो अच्छा बन पाएगा। तो ये अडॉप्ट किया है इंडिया ने और वो अब 1.6 को इम्प्रूव करके 6 परसेंटाइल करना चाह रहे हैं, 6 परसेंटाइल बाय द एंड ऑफ 2021। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च होगा तो एजुकेशन अच्छी होगी। मैं आपको और बताना चाहूँगा कि टीचर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे पास। तो वो ये हैं कि एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर सेटअप होगा इन कंसल्टेशन विद NCERT। तो वो सेटअप होने से आपको एक करिकुलम मिल जाएगा टीचर्स के लिए। और बाय 2030 जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन होगी टीचर बनने के लिए, वो होगी 4 साल का B.Ed कोर्स। तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि अगर आप एक टीचर बनना चाह रहे हैं तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। बाकी इस PPT का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि ये वीडियो कैसी थी। धन्यवाद।